तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम यूनिट 3 और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट 3 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को डीएस यूनिट 3 का नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। और जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन थे तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि एग्रीमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2014 में, 2017 में, 2015 में और 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ देखिए एग्रीमेंट प्रोटोकॉल का टाइप क्या है या फिर क्लासिफिकेशन क्या है या फिर एग्रीमेंट प्रोटोकॉल का क्या क्या प्रॉब्लम होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीमेंट प्रोटोकॉल। तो पहला आपका है बेजेंटाइन प्रॉब्लम और दूसरा आपका है कॉन्सेंसेंस प्रॉब्लम और तीसरा आपका है एंट्रेटिव कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये तीनों प्रॉब्लम आते हैं एग्रीमेंट प्रोटोकॉल में। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, लैम्पर्ट्स शॉर्ट-स्टैक पीच एल्गोरिथम क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट 3 में आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एग्रीमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है। एग्रीमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, तो आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में इसमें जितने सारे साइट होते हैं वो सभी साइट एक मैसेज का यूज करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं और उनके बीच में ट्रस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। और यहाँ पे जितने सारे साइट हैं वो सभी साइट म्यूचुअल वर्किंग के लिए एग्रीमेंट बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये आपका है रिक्वेस्टिंग सेट आर और यहाँ पे कई सारे साइट हैं, साइट 1 से लेकर के साइट n तक। अब यहाँ पे जितने सारे साइट हैं वो सभी साइट आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका साइट 1 है और ये आपका साइट 2 है, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे मैसेज का यूज करके और इन दोनों के बीच में ट्रस्ट का रिक्वायरमेंट होगा। अब यहाँ पे जितने सारे साइट हैं वो सभी साइट म्यूचुअल वर्किंग के लिए एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक। तो इसे बोला जाता है एग्रीमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि जब यहाँ पे एग्रीमेंट बन जाएगी तब म्यूचुअल का वर्किंग होगा। अब यहाँ देखिए एग्रीमेंट प्रोटोकॉल में यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, एग्रीमेंट प्रोटोकॉल में यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। तब यहाँ प्रोसेस 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है नॉन फॉल्टी प्रोसेस और दूसरा आपका होता है फॉल्टी प्रोसेस। नॉन फॉल्टी मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आपका प्रोसेस है वो ट्रस्ट वर्दी है और यहाँ पे जो फॉल्ट प्रोसेस है वो यहाँ पे अनट्रस्टेड प्रोसेस है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो नॉन फॉल्टी प्रोसेस है इसका मैसेज ऑथेंटिक होगा और यहाँ पे रिलायबल होगा, लेकिन फॉल्टी प्रोसेस में जो भी यहाँ मैसेज है वो यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं होगा और ना ही यहाँ पे रिलायबल होगा। यानी कि नॉन फॉल्टी प्रोसेस में यहाँ पे मैसेज ऑथेंटिक होगा और यहाँ पे मैसेज रिलायबल होगा और फॉल्टी प्रोसेस में यहाँ पे मैसेज ऑथेंटिक नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, यानी कि सही नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ये आपका है रिक्वेस्टिंग सेट आर और यहाँ पे जितने सारे साइट हैं उस साइट में जितने सारे प्रोसेस हैं वो प्रोसेस हो सकता है एक्टिव स्टेट में हो या फिर पैसिव स्टेट में हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया एग्रीमेंट प्रोटोकॉल। अब देखते हैं एग्रीमेंट प्रोटोकॉल का सिस्टम मॉडल क्या है। देखिए ये आपका है सिस्टम मॉडल जो कि आता है एग्रीमेंट प्रोटोकॉल के अंदर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है सिस्टम मॉडल में कि यहाँ पे n नंबर प्रोसेस है, यानी कि ये आपका रिक्वेस्टिंग सेट है और यहाँ पे n नंबर ऑफ प्रोसेस है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ प्रोसेस नॉन फॉल्टी हो या फिर कुछ प्रोसेस हो सकता है फॉल्टी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जो भी यहाँ पे फॉल्टी प्रोसेस हैं
वो यहाँ क्या है, यम है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे प्रोसेस है वो सभी प्रोसेस आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पे ए रिसीवर प्रोसेस ऑलवेज नोज द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोसेस मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है और जो भी यहाँ पे उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे रिसीवर प्रोसेस जो उसको मैसेज को सेंड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसके आइडेंटिटी के बारे में वो जान सकता है। यानी कि प्रोसेस 1 की आइडेंटिटी कौन जानता है, प्रोसेस 2। तभी यहाँ पे जो P2 प्रोसेस है वो P1 का मैसेज रिसीव करेगा। तो आपका हो गया थर्ड पॉइंट। अब यहाँ देखिए 4 पॉइंट यहाँ पे है कि जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है उसका मीडियम रिलायबल होना चाहिए। अगर यहाँ पे रिलायबल यानी कि जो भी आपका मैसेज है वो ऑथेंटिक रहेगा, तभी यहाँ पे प्रोसेस साइट आपस में कम्युनिकेट करेंगी। ठीक, अब यहाँ देखिए एग्रीमेंट प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो भी यहाँ पे साइट हैं वो सभी साइट आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं एक एल्गोरिथम का, जिस एल्गोरिथम का नाम है लैम्पोर्ट सॉक्सटेक पीच एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए लैम्पोर्ट सॉक्सटेक पीच एल्गोरिथम, इसका मेन उद्देश्य होता है कि बेंजेंटाइन एग्रीमेंट प्रॉब्लम, इसका जो भी प्रॉब्लम होता है, बेंजेंटाइन का जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इस एल्गोरिथम का मेन गोल होता है, मेन पर्पज होता है। अब यहाँ देखिए बेंजेंटाइन एग्रीमेंट प्रॉब्लम ये बोलता है कि यहाँ पे जितने सारे नॉन फॉल्टी प्रोसेस हैं वह एग्री होंगे एक सिंगल वैल्यू पे। यानी कि अगर यहाँ पे कई सारे वैल्यू दिया गया है 1 2 3 4 5, तो बेंजेंटाइन एग्रीमेंट इसका यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए नॉन फॉल्टी प्रोसेस के एग्रीमेंट के लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है एक रिक्वेस्टिंग सेट आर है और यहाँ पे कई सारे प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 से लेकर के प्रोसेस n तक। अब यहाँ प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया गया है, जैसे यहाँ वैल्यू है 0 1, यहाँ देखिए 0 1, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस किस वैल्यू को यहाँ पे रिसीव करेगा या फिर किस वैल्यू को रिसीव नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे रिसीव किया जाएगा या फिर कौन सा वैल्यू प्रोसेस के द्वारा रिसीव नहीं किया जाएगा। या फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकता है कि यहाँ पे रिक्वेस्टिंग सेट आर में जितने सारे यहाँ प्रोसेस हैं, तो कौन सा प्रोसेस सबसे पहले वैल्यू को ट्रांसमिट करेगा किसी दूसरे प्रोसेस को। यानी कि यहाँ पे जितने सारे प्रोसेस हैं उन सभी प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस इनिशियल में स्टार्ट करेगा ट्रांजैक्शन के लिए। यहाँ देखिए यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, साइट 1 और यहाँ पे साइट 2। देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया गया है रिक्वेस्टिंग सेट आर और यहाँ पे कई सारे प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 से लेकर के प्रोसेस n तक, और यहाँ पे 2 वैल्यू है, वैल्यू 0 और यहाँ पे वैल्यू 1। तो इन दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू एग्री होगा, यानी कि एग्री वैल्यू क्या होगा, तो आपको यहाँ पे उसको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 साइट हैं, तो आपके सामने यहाँ दिया गया है कुछ डॉटेड प्रोसेस और कुछ यहाँ पे विदाउट डॉटेड प्रोसेस दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है देखिए P2 प्रोसेस, तो यहाँ क्या है डॉटेड है, तो जो यहाँ पे डॉटेड प्रोसेस है वो आपका है फॉल्टी प्रोसेस। देखिए यहाँ पे डॉटेड प्रोसेस फॉल्टी है यानी कि अनट्रस्टेड प्रोसेस है, और यहाँ पे विदाउट डॉटेड प्रोसेस ये आपका है नॉन फॉल्टी प्रोसेस या फिर ट्रस्टवर्दी प्रोसेस है। यानी कि जो भी आपका फॉल्टी प्रोसेस है इसका मैसेज ऑथेंटिक नहीं होगा, ना ही ऑथेंटिक होगा और ना ही रिलायबल होगा। लेकिन जो भी यहाँ पे नॉन फॉल्टी प्रोसेस है इसका मैसेज रिलायबल होगा और यहाँ पे ऑथेंटिक भी होगा। अब यहाँ देखिए साइट 1 में जो भी इसका मेन प्रोसेस है वो यहाँ पे कैसा है, नॉन फॉल्टी है। और यहाँ देखिए यहाँ पे जो भी आपका साइट 2 प्रोसेस है, यहाँ पे मेन प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेस लीड कर रहा है
कंट्रोल कर रहा है वो प्रोसेस यहाँ पे विदाउट डॉटेड है, यानी कि फॉल्टी प्रोसेस है। अब यहाँ देखिए, एक बात आपको यहाँ पे नोट करके लिखना है कि जो भी यहाँ पे फॉल्टी प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 0 1, तो यहाँ पे फॉल्टी प्रोसेस या तो 0 मैसेज भेजेगा या फिर 0 वैल्यू को ट्रांसमिट करेगा या फिर ट्रांजेक्शन करेगा, या फिर 1 वैल्यू को ट्रांसमिट करेगा किसी दूसरे प्रोसेस को। और यहाँ देखिए, लेकिन जो आपका नॉन फॉल्टी प्रोसेस है, यह जो है एक सिंगल वैल्यू को, एक सिंगल मैसेज को ट्रांसमिट करेगा किसी दूसरे प्रोसेस को, तो ये आपका हो गया नॉन फॉल्टी प्रोसेस। अब यहाँ देखिए साइट 1 में यहाँ पे जो आपका P0 है, ये आपका है नॉन फॉल्टी प्रोसेस, तो यह जो है मैसेज ट्रांसमिट करेगा एक सिंगल वैल्यू को, या तो 0 या तो 1। तो आप लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा है, यह जो है 1 1 और यहाँ पे 1 ट्रांसमिट कर रहा है। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहला एग्जांपल साइट 1 का। देखिए साइट 1 में P0 यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा 1 1 और यहाँ पे 1। अब जो यहाँ प्रोसेस मैसेज को रिसीव किया है, जैसे कि यहाँ दिया गया है P1, तो यह जो है रिसीव करेगा 1, और ये भी P1 भी और P3 भी, ये दोनों यहाँ पे नॉन फॉल्टी प्रोसेस है। तो जैसे यहाँ P1 1 मैसेज रिसीव करेगा तो तुरंत ही भेजेगा P2 को 1, और यहाँ पे P1 मैसेज जो आपका P1 प्रोसेस है वो भेजेगा P3 को 1। जो इसने रिसीव किया है वही मैसेज अदर प्रोसेस को ट्रांसमिट करेगा या फिर ट्रांजेक्शन करेगा या फिर फॉरवर्ड करेगा। तो P1 यहाँ पे भेजेगा P2 को 1 और यहाँ पे P3 को 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे P1 भेज दिया P2 को 1 और यहाँ पे P3 को 1 भेज दिया। अब यहाँ देखिए, जो P2 प्रोसेस है यह जो रिसीव कर रहा है 1 को, तो यहाँ जो P2 प्रोसेस है ये आपका डॉटेड प्रोसेस, यानी कि P2 आपका है फॉल्टी प्रोसेस। तो फॉल्टी प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे दो वैल्यू है, 0 है 1 है, तो यह जो किसी प्रोसेस को 0 भेजेगा या फिर किसी प्रोसेस को 1 भेजेगा। अब यहाँ देखिए P2 प्रोसेस यह जो है P3 प्रोसेस को 0 भेजा, और यहाँ पे जो आपका P2 प्रोसेस है ये P1 को भेजेगा 1। अब यहाँ देखिए, इसी प्रकार से जो भी यहाँ पे P3 प्रोसेस है ये यहाँ पे रिसीव कर रहा है 1 को, तो ये भेजेगा P1 को 1, और यहाँ देखिए P2 को भेजेगा 1। अब यहाँ पे सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे मेजॉरिटी वैल्यू को। जब यहाँ पे मेजॉरिटी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तब जो है उस प्रोसेस का एग्री वैल्यू को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किस प्रोसेस पे कौन सा ट्रांजेक्शन वैल्यू रिसीव हो रहा है या फिर फॉरवर्ड हो रहा है। अब यहाँ देखिए P1 पे यहाँ पे P0 से 1 ट्रांजेक्शन वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो आप लिखेंगे 1। इसी प्रकार से P2 से यहाँ से भी 1 रिसीव हो रहा है, तो आप लिखेंगे 1। इसी प्रकार से P3 यहाँ से भी 1 वैल्यू P1 पे ट्रांसमिट हो रहा है, तो आप लिखेंगे 1। अब यहाँ देखिए इन सभी में से सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो आप लिखेंगे 1। अब यहाँ देखिए इसी प्रकार से P2 को देखिए। अब यहाँ देखिए P2 के लिए P0 से 1 आ रहा है, तो आप लिखेंगे 1, P1 से 1, P3 से 1। अब यहाँ देखिए यहाँ भी आपका हो गया, जो मेजॉरिटी वैल्यू है सबसे ज़्यादा बार किसका आ रहा है, 1 आ रहा है, तो P2 का मेजॉरिटी वैल्यू आपका हो गया 1। अब यहाँ देखिए P3 के लिए, यहाँ देखिए P0 से 1 आ रहा है, तो आप लिखेंगे 1। अब यहाँ देखिए P2 से यहाँ पे 0 आ रहा है, तो आप लिखेंगे 0। अब यहाँ देखिए P1 से P3 पे 1 ट्रांजेक्शन वैल्यू आ रहा है, यानी कि P3 P1 से ट्रांजेक्शन वैल्यू 1 रिसीव कर रहा है। अब यहाँ देखिए P3 के लिए यहाँ पे हो गया 1, यानी कि सबसे ज़्यादा बार 1 आ रहा है, तो P3 का भी मेजॉरिटी वैल्यू हो गया 1। यानी कि यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरा P1, P2 और P3 इन सभी का मेजॉरिटी वैल्यू आपका 1 आ गया, तो आप लिखेंगे सो ऑल प्रोसेस, यानी कि जितने सारे यहाँ प्रोसेस हैं उन सभी प्रोसेस का एग्री वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। यानी कि जितने सारे प्रोसेस हैं वो सभी प्रोसेस एग्री वैल्यू 1 पे वर्क करेंगी, चाहे आपका फॉल्टी प्रोसेस है और चाहे आपका नॉन फॉल्टी प्रोसेस है, ये सभी प्रोसेस एग्री वैल्यू 1 पे वर्क करेंगे।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आपका एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे साइट 2 है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीमेंट प्रोटोकॉल। एग्रीमेंट प्रोटोकॉल में जो भी यहाँ पे साइट है, वो साइट आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे यहाँ पे एग्रीमेंट वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइट 1 का और यहाँ पे साइट 2 का। अब यहाँ देखिए, साइट 2 में यहाँ पे जिसका मेन प्रोसेस है, यानी कि जो प्रोसेस यहाँ पे लीड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका फॉल्टी प्रोसेस है। तो जो फॉल्टी प्रोसेस होता है वो यहाँ पे या तो 0 भेजेगा या फिर 1 ट्रांजेक्शन वैल्यू ट्रांसमिट करेगा किसी दूसरे प्रोसेस को। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे या तो 0 या फिर 1 ट्रांजेक्शन वैल्यू को ट्रांसमिट कर रहा है। देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है ये वाला साइट 2 का। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे P0 से यहाँ पे मैसेज आ रहा है, 1 आ रहा है P1 पे। तो P1, P2 और यहाँ P3 यहाँ पे डॉटेड नहीं है, यानी कि विदाउट डॉटेड है, यानी कि ये आपका है नॉन फॉल्टी प्रोसेस। नॉन फॉल्टी प्रोसेस में क्या होता है, जो वैल्यू रिसीव करेगा तो वही सेम वैल्यू यह जो है फॉरवर्ड करेगा किसी दूसरे प्रोसेस को। तब यहाँ देखिए, P0 से P1 पे 1 वैल्यू आ रही है, P2 पे 0 आ रहा है और यहाँ P3 पे 1 आ रहा है। तो P1 आपका क्या है, P1 आपका है नॉन फॉल्टी, यानी कि जो वैल्यू रिसीव करेगा वही वैल्यू P2 को भी, और यहाँ देखिए P3 यानी कि 1 P2 को और 1 P3 को ट्रांसफ़र करेगा या फिर वैल्यू यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा जो उसने रिसीव किया है। अब यहाँ देखिए, जो आपका P2 है यहाँ पे 0 रिसीव कर रहा है, तो P1 को 0 और यहाँ P3 को 0 फॉरवर्ड करेगा। P3 आपका 1 यहाँ पे रिसीव कर रहा है, तो P2 को 1 और यहाँ देखिए P1 को यहाँ पे 1 ट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ फाइंड करोगे इन सभी का मेजॉरिटी वैल्यू। ये यहाँ देखिए, जो आपका P1 है, P1 तो P0 से यहाँ पे रिसीव कर रहा है 1, तो आप लिखोगे 1। P2 पे यहाँ देखिए, जो आपका P2 है P1 को भेज रहा है 0, तो आप लिखेंगे 0, और जो आपका P3 है P1 को भेज रहा है 1। तो इसी प्रकार से अगर आप यहाँ देखेंगे तो P1 के लिए, P2 के लिए और यहाँ P3 के लिए जो आपका मेजॉरिटी वैल्यू है यहाँ भी 1 आ गया। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, यहाँ देखिए 1 0 1, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी प्रकार से आप निकालेंगे P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए, तो इनका जो मेजॉरिटी वैल्यू है यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है, यानी कि इसका मेजॉरिटी वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, साइट 1 का भी मेजॉरिटी वैल्यू 1 और यहाँ देखिए साइट 2 का भी मेजॉरिटी वैल्यू यहाँ पे 1, यानी कि इन दोनों का मेजॉरिटी वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो जब यहाँ पे मेजॉरिटी वैल्यू सेम होगा, यानी कि ये दोनों साइट आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज दोनों का मेजॉरिटी वैल्यू यहाँ पे सेम है। अगर किसी का भी मेजॉरिटी वैल्यू यहाँ पे 0 आया होता, तब यहाँ पे दोनों साइड आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जो मैंने बोला वही सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, और जो यहाँ पे एग्रीमेंट वैल्यू आया है उसी पे सारे प्रोसेस यहाँ पे वर्क करेंगे, यानी कि म्यूचुअल वर्क करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे जो आपका साइट 1 है, साइट 1 और यहाँ पे साइट 2, इन दोनों में जो भी यहाँ प्रोसेस हैं आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दोनों साइड आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो आपका हो गया एग्रीमेंट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एग्रीमेंट प्रोटोकॉल का क्लासिफिकेशन क्या होगा, या फिर एग्रीमेंट प्रोटोकॉल का टाइप क्या होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि एग्रीमेंट प्रोटोकॉल का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में बताइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है जनरल का और यहाँ पे लेफ्टिनेंट का। ये आपका मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1 है और यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, एग्जांपल नंबर 1 में यहाँ पे जनरल, यानी कि यहाँ पे डॉटेड नहीं है, ये जनरल, और यहाँ पे लेफ्टिनेंट, ये यहाँ पे नॉन फॉल्टी प्रोसेस है, नॉन फॉल्टी प्रोसेस है। और यहाँ पे ये जो आपका डॉट डॉट करके लेफ्टिनेंट है, ये आपका है फॉल्टी प्रोसेस, यानी कि अनट्रस्टी प्रोसेस है।
और जो आपका नॉन फॉल्टी प्रोसेस है ये आपका है ट्रस्टवर्दी प्रोसेस। कहानी मतलब क्या है, जो आपका होता है नॉन फॉल्टी प्रोसेस, यहाँ पे जो भी मैसेज आता है या फिर ट्रांसमिट होता है वो होता है रिलायबल और यहाँ पे ऑथेंटिक होता है। नॉन फॉल्टी प्रोसेस में जो ये मैसेज रिसीव करेगा वही मैसेज आगे फॉरवर्ड करेगा, लेकिन इसका सेम उल्टा होता है फॉल्टी प्रोसेस। अब यहाँ देखिए, जनरल ने जो आपका यहाँ पे जनरल है, यह जनरल लेफ्टिनेंट को अटैक भेजा, अटैक कमांड भेजा लेफ्टिनेंट को। अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट क्या है, लेफ्टिनेंट आपका है नॉन फॉल्टी प्रोसेस, यानी कि जो मैसेज रिसीव करेगा वही मैसेज आगे फॉरवर्ड करेगा, तो इसने यहाँ भेजा अटैक। लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट क्या है, ये आपका है फॉल्टी प्रोसेस, तो इसने यहाँ पे रिसीव किया अटैक बट यहाँ पे रिट्रीट मैसेज भेज दिया लेफ्टिनेंट को। ठीक, अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में जिसका मेन प्रोसेस है वो है फॉल्टी प्रोसेस। जब यहाँ पे फॉल्टी प्रोसेस होगा तब यहाँ पे दोनों वैल्यू को ट्रांसमिट करेगा अगले प्रोसेस को, यानी कि यह जो है किसी प्रोसेस को अटैक भेजेगा या फिर किसी प्रोसेस को रिट्रीट भेजेगा। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे दोनों लेफ्टिनेंट ये दोनों यहाँ पे नॉन फॉल्टी प्रोसेस हैं, यानी कि ये जो है जो रिसीव करेंगे मैसेज को वही मैसेज आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ देखिए यह लेफ्टिनेंट यहाँ पे अटैक रिसीव किया, अटैक भेजा, और यहाँ पे ये लेफ्टिनेंट यहाँ पे रिट्रीट रिसीव किया और यहाँ पे रिट्रीट आगे लेफ्टिनेंट को भेज दिया। अब यहाँ पे जो आपका एग्रीमेंट प्रोटोकॉल है इसके जितने सारे प्रॉब्लम हैं, एग्रीमेंट प्रोटोकॉल के जितने सारे प्रॉब्लम हैं इसी एग्जाम्पल पे बेस है, यानी कि ये जो आपका बेंजेंटाइन एग्रीमेंट प्रॉब्लम है और दूसरा आपका है कॉन्सेंसस प्रॉब्लम और यहाँ पे इंटरेटिव कॉन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम। तो ये सारे प्रॉब्लम फॉल्टी प्रोसेस और यहाँ पे नॉन फॉल्टी प्रोसेस इस पे बेस है। अब यहाँ देखिए पहला आपका है बेंजेंटाइन एग्रीमेंट प्रॉब्लम, आप लिखेंगे इसमें जो इसका सोर्स प्रोसेसर होता है वो होता है नॉन फॉल्टी। अब जब यहाँ पे नॉन फॉल्टी सोर्स प्रोसेस होगा यानी कि इसका एग्री वैल्यू यहाँ पे सेम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, या तो यहाँ पे अटैक होगा या फिर रिट्रीट होगा, इन दोनों में से यहाँ पे सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, या तो अटैक या तो रिट्रीट। तो ये आपका हो गया बेंजेंटाइन एग्रीमेंट प्रॉब्लम और इसका जो सोर्स प्रोसेसर होता है वो होता है नॉन फॉल्टी। अगला आपका है कॉन्सेंसस प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है, आप लिखेंगे कॉन्सेंसस प्रॉब्लम में यहाँ पे जितने सारे प्रोसेस होते हैं उन सभी प्रोसेस के पास अपना खुद का इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू होता है। लेकिन बेंजेंटाइन एग्रीमेंट प्रॉब्लम यहाँ पे जो आपका होता है सोर्स प्रोसेसर यानी कि नॉन फॉल्टी, उसके पास इनिशियल वैल्यू होता है। अब यहाँ देखिए आप लिखेंगे अगला पॉइंट कॉन्सेंसस प्रॉब्लम में यहाँ पे एग्रीमेंट क्या है, ऑल नॉन फॉल्टी एग्रीमेंट ऑन सेम सिंगल वैल्यू, यानी कि सेम होना चाहिए और यहाँ पे सिंगल वैल्यू होना चाहिए, या तो अटैक या तो रिट्रीव। अब यहाँ देखिए कॉन्सेंसस प्रॉब्लम का वैलिडिटी क्या है कि अगर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नॉन फॉल्टी वी है तब इसका एग्री वैल्यू भी वी ही होगा, यानी कि अगर यहाँ पे नॉन फॉल्टी प्रोसेस का यहाँ पे इनिशियल वैल्यू वी है तब यहाँ पे एग्री वैल्यू भी वी ही होगा, या तो अटैक होगा और या तो रिट्रीव होगा, इन दोनों में से सेम होगा और सिंगल होगा। अब यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम है इंटरेटिव कॉन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम। अब यहाँ भी दो टर्म है, एक आपका एग्रीमेंट है और एक आपका है वैलिडिटी। अब यहाँ पे नॉन फॉल्टी प्रोसेस का जो एग्रीमेंट होगा वो डिपेंडेंट होंगे सेम वेक्टर पे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर सारे प्रोसेस अटैक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अटैक को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तब इसका एग्री वैल्यू अटैक हो जाएगा, या फिर अगर सारे प्रोसेस रिट्रीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं रिट्रीट वैल्यू को, तब यहाँ पे एग्री वैल्यू भी यहाँ पे रिट्रीट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, इसका जो एग्रीमेंट वैल्यू है या फिर एग्री वैल्यू है यह जो है सेम वेक्टर पे डिपेंडेंट करेगी। अब यहाँ देखिए वैलिडिटी, अगर यहाँ पे नॉन फॉल्टी प्रोसेस ith है और इसका वैल्यू अगर यहाँ पे वी आई है
तब यहाँ पे एग्री वैल्यू भी यहाँ पे वी आई हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे रिक्वेस्टिंग सेट आ रहे हैं और यहाँ पे कई सारे प्रोसेस हैं P1 से लेकर के Pn तक, तो अगर हम लोग यहाँ पे नॉन फॉल्टी प्रोसेस को लेते हैं, इसके वैल्यू को लेते हैं, तब यहाँ पे इसका एग्रीमेंट वैल्यू सेम वेक्टर पे सेम या फिर कॉमन वैल्यू पे एग्रीमेंट होगा या फिर एग्री होगा। तो ये आपका हो गया एग्रीमेंट प्रोटोकॉल का क्लासिफिकेशन या फिर एग्रीमेंट प्रोटोकॉल का टाइप। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए एग्रीमेंट प्रोटोकॉल के जितने सारे टाइप हैं, जितने सारे प्रॉब्लम हैं, उन सभी प्रॉब्लम के बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है वो है बेंजेंटाइन एग्रीमेंट प्रोटोकॉल प्रॉब्लम। इसका मेन पर्पज क्या होता है कि यहाँ पे जितने सारे नॉन फॉल्टी प्रोसेस होते हैं उनका एग्रीमेंट वैल्यू सिंगल होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बेंजेंटाइन एग्रीमेंट में यहाँ भी प्रोसेस नॉन फॉल्टी होगा। अब यहाँ देखिए अगला आपका है कॉन्सेंसस। यहाँ पे जितने सारे नोड होंगे, जितने सारे प्रोसेस होंगे, जितने सारे नोड होंगे, उन सभी का एग्रीमेंट वैल्यू सिंगल होना चाहिए। यहाँ पे आपका फॉल्टी प्रोसेस और यहाँ पे नॉन फॉल्टी प्रोसेस दोनों हो सकता है। अब यहाँ देखिए इंटरेटिव कॉन्सिस्टेंसी। इसका मेन पर्पज क्या होता है कि यहाँ पे इसका एग्रीमेंट वैल्यू यूनिक होना चाहिए, यूनिक इनिशियल वैल्यू होना चाहिए। और यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे कॉमन वैल्यू हैं, उन सभी कॉमन वैल्यू में से यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यूनिक होना चाहिए। ये है इसका एग्रीमेंट वैल्यू। सो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ द मेन पर्पज। अब यहाँ देखिए बेंजेंटाइन एग्रीमेंट का मॉडल क्या है, इसका है बेंजेंटाइन फेलियर मॉडल। कॉन्सेंसस का इसका है फॉल स्टॉप या फिर क्रैश फेलियर मॉडल। इंटरेटिव कॉन्सिस्टेंसी का यहाँ पे मॉडल है फॉल स्टॉप या फिर क्रैश मॉडल। अब यहाँ देखिए यानी कि इन दोनों का मॉडल यहाँ पे सेम है। अब यहाँ देखिए बेंजेंटाइन एग्रीमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे जितने सारे प्रोसेस हैं उन सही प्रोसेस का मेन सोर्स यानी कि जो सोर्स यहाँ पे लीड करेगा वो होगा नॉन फॉल्टी। बेंजेंटाइन में यहाँ पे नॉन फॉल्टी प्रोसेस के पास इनिशियल वैल्यू होगा, देखिए, और वही जो है यहाँ पे उस वैल्यू को ब्रॉडकास्ट करेगा अदर प्रोसेस को या फिर अदर नोड को, और वही जो है यहाँ पे एग्रीमेंट वैल्यू को इंश्योर करेगा। अब यहाँ देखिए अगला आपका है कॉन्सेंसस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने सारे नोड्स हैं उन सभी नोड्स के पास एक अपना खुद का इनिशियल वैल्यू होता है, और यहाँ पे ये सारे यहाँ पे नोड्स, जितने सारे यहाँ पे नोड्स हैं, ये सारे नोड्स यहाँ पे इंश्योर करेंगे एग्रीमेंट वैल्यू को। किसके लिए, नॉन फॉल्टी नोड्स के लिए या फिर प्रोसेस के लिए। अगला आपका है इंटरेटिव कॉन्सिस्टेंसी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने सारे नोड्स हैं वो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेंगे और इसका एग्रीमेंट वैल्यू सेम वेक्टर पे डिपेंडेंट करेगी। सो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन ऑफ दी क्लासिफिकेशन एग्रीमेंट प्रोटोकॉल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एग्रीमेंट प्रोटोकॉल का एप्लीकेशन क्या है। यहाँ पे दो एप्लीकेशन है एग्रीमेंट प्रोटोकॉल की। पहला आपका है क्लॉक सिंक्रोनाइज और दूसरा आपका है एटॉमिक कमिट इन दी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अब यहाँ देखिए पहला आपका है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे स्टार्टिंग में जितने सारे क्लॉक होंगे यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यहाँ पे जितने सारे क्लॉक होंगे वो सभी क्लॉक इनिशियल में सिंक्रोनाइज होंगे और उनका वैल्यू यहाँ पे सेम होगा, यानी कि लगभग उनका वैल्यू यहाँ पे सेम होना चाहिए। और एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने सारे क्लॉक हैं वो सभी क्लॉक आपस में सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट है नॉन फॉल्टी प्रोसेस के रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे क्लॉक हैं वो सभी क्लॉक लगभग करेक्ट रेट पे रन करना चाहिए या फिर रन होते हैं। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि यहाँ पे एक नल्टी प्रोसेस दूसरे नल्टी प्रोसेस के क्लॉक वैल्यू को रीड कर सकता है और इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे एरर आता है वो यहाँ पे बहुत ही कम आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो ये आपका हो गया क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। अब यहाँ देखिए अगला आपका है एप्लीकेशन, वो है एटॉमिक कमिट इन दी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम।
तो यहाँ पे आते हैं 2 फेज। तो पहला फेज यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे जितने सारे साइट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब यहाँ पे वो साइट दूसरे साइट को यहाँ पे अपने डिसीजन के बारे में ब्रॉडकास्ट करेगा। यानी कि ये साइट यहाँ पे दूसरे साइट को क्या यहाँ पे ट्रांजेक्शन कमिट करने वाली है या फिर अवॉइड करने वाली है, तो इसके बारे में यहाँ पे दूसरे साइट को अपना डिसीजन ब्रॉडकास्ट करेगा। अब यहाँ पे कमिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना, और यहाँ पे अवॉइड का मतलब क्या है कि बैक टू दी इनिशियल पोजीशन, यानी कि बीच में से दोबारा इनिशियल प्रोसेस पे, इनिशियल पोजीशन पे ट्रांसफर कर देना, बैक कर देना, तो वही आपका होता है अबॉर्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है फेज 2। फेज 2 यहाँ बोलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका है साइट नंबर 1 और यहाँ पे ये आपका है साइट नंबर 2। तो साइट 2 यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन वैल्यू को कमिट करने वाला है या फिर क्या ट्रांजेक्शन वैल्यू को अबॉर्ट करने वाला है। सो दीज आर दी डिपेंडेंट ऑन दी प्रीवियस साइट, यानी कि साइट 1 पे डिपेंडेंट होगी, यानी कि साइट 1 के बिहाफ पे ये बताएगी कि हमें क्या ट्रांजेक्शन वैल्यू ट्रांसमिट करना है या फिर अबॉर्ट करना है। तो यहाँ पे साइट 2 अपने प्रीवियस साइट पे डिपेंडेंट होती है, या फिर प्रीवियस साइट से जो भी इसने रिसीव किया है उसके बिहाफ पे ये मैसेज को कमिट करेगी या फिर अबॉर्ट करेगी। तो ये आपका हो गया एग्रीमेंट प्रोटोकॉल का एप्लीकेशन। तो आज आपका डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम यूनिट 3 ये है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो कल आपका पूरा DS यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 2 लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।